Hello दोस्तों. Sorry about that. Was a long time. I didn't put any post. So I was thinking, what type of I do something different that people looking to learn something and they don't know what to do. हिंदी में भी चलो बोलते हैं. मेरा आज का टॉपिक है कि कुंडली में कौन से बैड प्लैनेट होते हैं, कौन से ग्रह हैं जिनको हम बैड कह सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है इसमें. देखिए, पहले तो मेरा ये रहेगा कि मैं कुछ कुंडली में से कुंडली देख करके बताता हूँ कि कौन से प्लैनेट जो हैं. लेट्स सी, पहली तो हमारी ही हो गई. ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या चल रहा है. ये बुध जो है 7वीं दृष्टि से 9th घर को देख रहा है. 9th राशि को देख रहा है, मीन्स 8वां घर. ठीक है, मैं राशि को काउंट नहीं करूँगा, जो आप समझ सके तो आप मेरी बात को पकड़िएगा. 12वें घर में राहु है और 6ठे घर में केतु और मंगल है. ठीक है, तो शनि की 10वीं दृष्टि अगर काउंट की जाए तो 8वें घर पे पड़ती है. 10वीं दृष्टि शनि की 3, 7 और 10 दृष्टि होती हैं, और मंगल की भी 4, 7, 8 होती हैं. देखिए मंगल की दृष्टि कौन सी पड़ रही है, कहीं पड़ रही है 2, 3, 4. पहली दृष्टि तो 9th घर में पड़ रही है, 5, 6, 7. फिर 12वें घर में पड़ रही है जो अच्छी नहीं है, और बैठा भी मंगल छठे घर में है. तो 4 प्लैनेट तो सीधे खराब फल देने को कर रहे हैं. ठीक है, बुध जो है 8वें घर को देख रहा है. केतु और राहु एक दूसरे को अपोजिट हैं, वहाँ 180 डिग्री पे. केतु छठे में, राहु 12वें में, दोनों घर खराब हैं. मंगल भी छठे में है, ग्रह खराब है. शनि भी एक दृष्टि 10वें घर में 10वीं दृष्टि अपनी 8वें घर पे डाल रहा है. तो ये प्लैनेट हुए बैड. ठीक है, तो अगर मैं इनकी प्रेडिक्शन करने लग जाऊंगा कि इनका मतलब क्या है, क्यों बैड हैं, तो इसमें काफ़ी वक्त लगेगा. जबकि मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि कौन सा प्लैनेट कहाँ देख रहा है अभी फ़िलहाल. सिर्फ इस बात को मैं अभी शेयर कर रहा हूँ. अब ये कुंडली देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब मंगल पहले भाव में है और उसकी 8वीं दृष्टि जो है, आई थिंक 4, 7, 8 होती हैं इसकी दृष्टियाँ. जो 8वीं है वो 8वें घर पे ही जा रही है, जो कि उसका अपना घर है. पर शनि को देखिए, शनि 12वें घर में अस्त होकर बैठा है. शनि की सीधी दृष्टि 7वीं जो है इधर छठे घर में पड़ रही है, 8, 9, 10. ठीक है, तो गुरु जो हैं, गुरु वो भी अस्त हैं. बुध जो हैं वो भी अस्त हैं. तो राहु केतु तो हैं ही है. राहु केतु जब शुक्र और चंद्र के साथ आ गए तो ये तो प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे. अब शुक्र और चंद्र दोनों केतु को भी देख रहे हैं तो उधर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, राइट. तो ये भी अच्छा योग नहीं बन रहा. अच्छा ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है. ठीक है, इसमें इस कुंडली में देखिए शुक्र छठे घर में देख है और 12वें घर में देख रहा है. ठीक है, 7वीं दृष्टि तो उसकी चल ही रही है. राहु केतु तो 1, 2, 3, 4, अभी इनके साथ कोई और प्लेनेट नहीं है तो थोड़ा सा अपना प्रभाव ही देंगे ये राशि पर ये शुक्र जो छठे घर में बैठा है और 8वीं को 12वें को देख रहा है, इसका मतलब है कि इस पर्सन की सेहत जो है उसके इशू हैं और काफ़ी लंबी है, डीप बीमारी है कोई, क्योंकि 12वें घर तक की शुक्र को चल रहा है. इन सब की रेमेडीज़ है, पर बात यह है कि ये लोग रेमेडी करवाने के लिए पैसा नहीं खर्च करना चाहते. डॉक्टर के पास जा कर के लिखी दवाई तो खा लेंगे, पर उसकी दवाई से आराम नहीं आने वाला. ये प्लैनेट जो हैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से ही अपना प्रभाव ख़त्म करेंगे. जब बहुत हद तक कम कर देंगे, जैसे 90-95% कम कर दिया, तो उसमें बचता ही कुछ नहीं फिर तो. ठीक है, जैसे आप
खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पर, तो आपका हाथ लग जाए पानी वाले गिलास पे, एक तो पानी का गिर जाना और सारे टेबल पे फैल जाना और बाकी लोगों के ऊपर भी गिर सकता है। एक तो ये स्थिति हुई। एक हुई कि इसको हाथ आपका लगा और दूसरे हाथ ने गिलास को पकड़ लिया, राइट। तो उसको एक तो एक्सीडेंट होता है, एक इंसिडेंट होता है, तो इतना प्रभाव कम हो जाता है इन चीज़ों का जो ना के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए राहु 8वें घर में बैठा हुआ है और केतु जो है शुक्र के साथ बैठा हुआ है, वो खराब है। सूर्य और मंगल 12वें घर में बैठे हुए हैं और दोनों की दृष्टि सीधी 7वीं इधर 6ठे घर में पड़ रही है, वो दोनों ही खराब है। सो दो ये प्लैनेट शुक्र और केतु, 4 राहु 5 प्लैनेट तो सीधे सीधे ही हैं, राइट। अच्छा, अब और भी शनि की देखिए 10वीं दृष्टि जो है 10वें घर पे पड़ रही है, जो 7वीं है वो तो गुरु के ऊपर पड़ रही है। गुरु और शनि का कोई देव और दैत्य का है, तो शनि की जो 10th हाउस में इसकी जा रही है, 10वीं दृष्टि जो है 12वें घर पे पड़ रही है जहाँ सूर्य और मंगल है, ठीक है। वहाँ पर शनि और बलवान हो जाता है। तो शनि, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शुक्र, 6 प्लैनेट खराब। और देखिए अब क्या क्या निकलता है। मैं रैंडमली ले रहा हूँ जो ऊपर ऊपर हैं। लेट्स सी, इनका देखिए दूसरे घर में बैठे हुए 3 प्लैनेट हैं, 2 तो डेड है, उनका अपना असर वजूद कुछ है ही नहीं। शनि जो है डेबिलिटेटेड होकर के पहली राशि में पहले घर में बैठा हुआ है, जबकि शनि उच्च का जो होता है 7वें घर में होता है। शनि के साथ राहु और गुरु तीनों पीड़ित, ठीक है। राहु किसी को नहीं चैन लेने देगा। तो मंगल जो है 12वें घर में ऑलरेडी बैठा हुआ है, 4 प्लैनेट खराब। सूर्य, शुक्र, बुध, सूर्य को छोड़ के सूर्य भी डेबिलिटेड है, रेड में नज़र आ रहा है। शुक्र और बुध को चलो ले लेते हैं, मेन जो है सीधे 8वें घर को देख रहे हैं, तो 4 और 2 6 प्लैनेट खराब। राहु केतु खराब, शनि खराब, मंगल खराब 4, बुध और शुक्र खराब, 6 प्लैनेट खराब। तो जो मैं ख़राब कह रहा हूँ इनकी अगर प्रेडिक्शन करूँगा तो एक एक ग्रह की काफ़ी डिटेल हो जाएगी, उसको दशा में जाना पड़ेगा कि आज के हिसाब से इनका क्या फल आ रहा है इन ग्रहों का, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं। अब ये साहब को देखिए, चंद्र के साथ केतु है 12वें घर में, राहु 6ठे घर में है, ये तो सीधा हो गया संबंध, राइट। तो 3 4 5 6 7 8, शनि महाराज कहाँ गए? शनि भी डेबिलिटेटेड है पहले घर में, जबकि इसको 7वें घर में हो चुका है, क्योंकि पहली राशि तो जो है मंगल की राशि है और सूर्य इसमें हो चुका होता है, तो शनि भी डेबिलिटेटेड बैठे हैं। तो सूर्य भी डेबिलिटेड होकर बैठे हैं। जो लाल रंग के हैं वो सारे ख़राब हैं, ठीक है, वो अपना ख़राब फल देंगे काफ़ी हद तक अगर इनकी डिटेल में जाया जाए तो ये चीज़ें होती हैं मेरे हिसाब से। आज कुछ और मैं इस एपिसोड में नहीं बताने वाला, कुछ तो समझ नहीं आ रही कि क्या करूं, और नेक्स्ट टॉपिक में देखें क्या निकल कर के आता है। एक और है मेरी जान पहचान के, ये उनकी बेटी है जो यहाँ पर कनाडा में है, तो केतु इनके 5वें घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी जब ये प्रेग्नेंट थे तो मुझे पता था, मेरा इनसे तालमेल हो नहीं पाया, इनका नंबर लूज़ हो गया, पर मैं बताना चाहता था कि अगर केतु की उपाय कर लिया जाता तो इनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती थी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक बच्चा तो श्योर था जो अभी ख़राब हो गया है। मैंने कोई न्यूज़ देखी नहीं उनकी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, मैंने ढूंढा था उनको बाद में। जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास बेबी होना चाहिए था, पर नहीं हो पाया क्योंकि केतु बैठा है। इसने 3 बार
पहले 3 बच्चों को काटना ही काटना है, मतलब नहीं होने देना इसने। उसके पहले बेबी बॉय होना चाहिए था, तो फिर एक बेटी भी होनी चाहिए इनको उसके बाद, पर ये दोनों नहीं होने देगा जब तक ये केतु का उपाय नहीं करवाएंगे। तो उपाय से क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट में बहुत फ़र्क है। इंसिडेंट होता है बातों बातों में तू तू मैं हो गई, और एक्सीडेंट होता है कि मारा पीटी हो गई और ब्लड निकला, पुलिस केस बना और अदालत तक गए, कितना लंबा तामझाम है था। और इंसिडेंट क्या है यार, अच्छा ठीक है तू मेरी बात नहीं सुनता तो ना सुन पे जा, जब तेरा नुकसान होगा तब। फिर बंदा ऐसे बोलता है एक दूसरे को लड़ाई में, तो हल्के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ताकतवर हूँ, मेरे पास पैसा है तो मैं किसी का भी अपमान कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे जो ग्रह होते हैं जो खराब होने वाले होते हैं, वो काफ़ी हद तक आपका नुकसान होने से बचा लेते हैं, ठीक है। तो चंद्र भी देखिए इसमें बैठा हुआ है 8वें घर में। इनकी माता की तबीयत भी ख़राब रहती है, मुझे पता है इनका, ठीक है। 2 3 क्योंकि शनि की भी 5वें घर पे नज़र है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है 1 2 3 केतु के साथ मैच हो रही है, तो शनि अपना प्रभाव केतु के साथ मिल करके बच्चे को होने में डिले करेगा, स्टॉप करेगा, केतु कट करेगा। केतु इज़ ए सीजर, ठीक है। राहु इज़ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, राहु देता है। तो राहु के साथ में शुक्र और सूर्य भी है, वो तीनों राहु दोनों को ख़राब कर रहा है। शुक्र के साथ फिर भी अपना सामंजस्य बना लेगा, पर हर चीज़ में रुकावट डालेगा। जो उनको लाभ होना चाहिए, जहाँ इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, वहाँ नहीं होने देगा। सूर्य को तो वैसे ही ग्रहण लगा देता है राहु, कुछ समझता ही नहीं है। सूर्य और चंद्र दोनों को राहु लगा देता है। अगर कोई भी ग्रह जो राहु को देखता है, राहु किसी को देखे ना देखे, उसकी दृष्टि 5 7 ना होती है, पर ज़्यादातर इसको काउंट नहीं करते। तो जो भी कोई प्लैनेट राहु और केतु के पलड़े में आ जाता है, जैसे वो ऐसे कहते हैं, वो एक फुटबॉल की तरह होता है, उसको मार मार के सारी उम्र उसको मारते रहते हैं, उछालते रहते हैं बॉल की तरह, एक तरफ राहु और एक तरफ केतु। इन सब के तोड़ हैं दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं, उनको यूज़ करके इनके प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा था 90-95% इनका प्रभाव ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए, नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी कुंडली में क्या क्या चल रहा है। पर बात यह है कि जब तक आप कॉल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, तब तक तो बात असंभव है। तो ये रहा मेरा कार्ड आपका, आप देखिए। मैं पराशरी ज्योतिष मैंने किया हुआ है स्टडी, केपी एस्ट्रोलॉजी की हुई है, भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की हुई है। ये मेरा अपना ही चार्ट है जो मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं अगर जिसको देखना आता है। ये लगन का चार्ट है, पर जब मैं कस्प चार्ट बनाता हूँ केपी में, तो राहु जो है मूव हो करके शनि के साथ आ जाता है, केतु और मंगल जो है 5वें घर में आ जाते हैं, जिनसे इनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। और एक बात और बतानी है कि मैं हर प्लैनेट की सिद्धि मैंने कर की हुई है और अभी कंटिन्यूस है। जैसे आज शनिवार है, शनिवार के दिन मैंने 23,000 शनि का मंत्र जाप करना है। मेरा काफ़ी हद तक हो गया है, 1000-2000 रहता है थोड़ा सा सारे दिन से मेरा, तो एक ही दिन में मैंने 23,000 कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हर प्लैनेट का मैं सोमवार को जैसे चंद्र का हुआ, मंगलवार को मंगल का, बुध का हुआ, गुरु को बृहस्पति देव का हुआ, शुक्र को शुक्र देव का हुआ, शनि का तो है ही, और राहु केतु जो है, और संडे को सूर्य देव का। और राहु केतु का मैं एवरीडे शाम को सूर्य ढलने के बाद करता हूँ, ताकि उनकी 18,000 जो 19,000 संख्या है पूरे वीक में पूरी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह मैंने more than 11 times I already done this process।
मैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में मैं फ़ोटो खींच के लगाऊंगा। तो आप जैसे मैंने लिखा है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डिटेल में बताता हूँ, ओनली $30 चार्ज, ठीक है। अगर आपने PDF वगैरह भी लेनी है, उसकी 50 से 52 पेजों की है, 50 पेजेस PDF इफ़ यू वांट, इंक्लूडिंग वन द होल लाइफ, उसमें है, हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी। और अगर आपको PDF चाहिए विद 1 ईयर प्रोडिक्शन, वो भी आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट उसके चार्जेस $50 हैं। अगर आप चाहते हैं मैं सिर्फ कुंडली बना करके एक्सप्लेन करूं, आपको सारे ग्रहों का एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा कौन से बैड प्लैनेट है, क्या बैड इफ़ेक्ट डाल रहे हैं आपके ऊपर, कौन से आपके अच्छे प्लैनेट हैं, ठीक है, और अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये सारा कुछ बता दूंगा आपको। अब और इससे क्या जानना चाहते हो? आने वाले टाइम में तो वो जो होता ही है वो सारा कुछ बताते हैं, जो सारा कुछ बताऊंगा। इसमें रेमेडीज़ में क्या करता हूँ मैं, जो जैसे मैंने डेड प्लैनेट बोला था पीछे एपिसोड में, उसके ऊपर एक उल्टा ट्रायंगल था, अगर आपने नोट किया हो, ठीक है। तो मेरे प्लैनेट में, मेरी कुंडली में ऐसा कोई नहीं है, डेड नहीं है। तो प्लैनेट को एक्टिवेशन करता हूँ, डेड प्लैनेट को वेकअप करता हूँ, ताकि वो अपना प्रभाव, अगर अच्छे घर में बैठा हुआ है तो अपना अच्छा प्रभाव देना स्टार्ट करेगा। तभी जब वो होश में आएगा, जब वो बेहोश पड़ा हुआ है तो उसको सुध ही नहीं है, तो वो इस तरह के फैसले लेगा कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा लाइफ में, लाइफ वहीं पर स्टेबल रहेगी, आपको बूम नहीं मिलेगा, जंप नहीं मिलेगा, आपका कैरियर में कोई ब्लास्ट नहीं आएगा कि आप और एक जंप मार के आप ऊपरी मंजिल पे चले जाओ या छत पे पहुंच जाओ, एक बूम नहीं आने वाला। तो एक्टिव राशि लॉर्ड्स, प्लैनेट जिस राशि में बैठा हुआ है, अगर एक अच्छा प्लैनेट राशि में बैठा हुआ है तो अब वो अपना अच्छा फल नहीं दे रहा आपको, तो उसकी राशि को एक्टिवेट किया जाता है। ये टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो बहुत डीप हैं, लाइक ए PhD टाइप एस्ट्रोलॉजी स्टडी इज़ बिहाइंड ऑल दिस। दिस इज़ नॉट लाइक वॉच ए यूट्यूब एंड यू स्टार्ट प्रेडिक्शन विद समबडी, नो। एक्टिव राशि लॉर्ड्स भी करता हूँ, एक्टिव प्लैनेट भी करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ। जब प्लैनेट, जैसे जो डेड प्लैनेट था, उसको पहले तो उसको होश में लाया, उसका डेड इफेक्ट दूर किया, अब उसको एक्टिवेट करना है ताकि वो फुल एनर्जी से कुंडली में आपके ग्रह, आपका एक फोर्सफुल ग्रह बन करके आपकी मदद कर सके, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज़, एस्ट्रो वास्तु क्या है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का मिक्स है। आपकी जन्म कुंडली देख करके मैं बता सकता हूँ कि आपके घर में कहाँ पर वास्तु का इशू है। वो पुराना समय था जब पंडित लोग घर जा कर के देखते थे कि आपका वास्तु जा कर के देखना पड़ेगा कहाँ क्या पड़ा हुआ है। ये कुंडली के ग्रह वहीं पर है जहाँ पर आपने सामान रखा हुआ है। क्या होता है कि आप जब कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, जैसे लेट्स सी आपने कोई वाशर एंड ड्रायर लेना है, नया लेना है, या आपने नया घर लिया है, तो आपके पास नहीं था, आप रेंट पे रहते थे, अब आपको अपना चाहिए तो आप लेंगे। तो लेकर के आप लेने जब गए तो आपके माइंड में ऑलरेडी उसकी जगह बनी हुई है कि इसको कहाँ पर रखना है, ठीक है, कौन सी दिशा में रखना है। ये आपने नहीं डिसाइड किया, प्लैनेट ने आपको भेजा है कि जाओ ये सामान ले करके आओ और अपने घर में जहाँ पर मैं हूँ उस दिशा में रखो, ठीक है। जैसे कोई टीवी लेने जाते हो आप, पहले आप छोटे टीवी पर देखते हैं, फिर कहते हैं भी चलो अब बड़ा टीवी अफोर्ड करते हैं, 50 इंच, 60 इंच, 70, 80 इंच, कोई भी बड़ा टीवी जो आपने लेने आए, अब उसके लिए जगह भी डिफरेंट चाहिए, सेम लिविंग रूम तो नहीं चलेगा। तो अब जब आपके पास लिविंग रूम भी आ गया तो अब आप कहेंगे आप बड़ा टीवी लेकर के आ रहे हैं। तो प्लैनेट ने आपको इतना काबिल बनाया कि आप बड़ा टीवी लेने के लिए अफोर्ड कर सको, और प्लैनेट कह रहा है कि मैं जहाँ कुंडली में बैठा हूँ वो चीज़ जो आप बाय करके लाओगे यहीं पर ला करके रखोगे। अब अगर खराब प्लैनेट है तो आपको चीज़ लेने के लिए भेज रहा है कि ताकि वो आपका बुरा कर सके। अगर वो अच्छा प्लैनेट है
तो आपको प्लेजर देने के लिए शुक्र कह रहा है कि भाई मेरी दिशा में आकर के रख इस चीज़ को, ताकि तेरे को मैं वो फील दे सकूं कि तेरे को सुख दे सकूं, मैं तेरे को जिस सुख की तलाश है। अगर शुक्र के ऊपर राहु का साया है या किसी और बैड प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र जो कहेगा भाई अपना पैसा वेस्ट कर, ये 40-50 इंच वाला टीवी भी तेरे काम का, 60 का भी तेरे इंच का काम का नहीं है, 70 का भी तेरे मतलब की चीज़ नहीं है, 80 के ऊपर पैसे खर्च, इसका कहीं और लगा दे, किसी बच्चे के कमरे में या किसी इधर उधर दूसरी जगह पे कहीं और लिविंग रूम में लगा दे। बहुत जगह होती है, बेसमेंट होती है, ऊपर होती है, मिडिल फ्लोर होता है। तो शुक्र जब बैड है तो वो आपका पैसा खर्चाएगा तो, और कहेगा वो गलत जगह पे रख जहाँ पर कि मैं तेरे को बैड इफ़ेक्ट दे सकूँ। तो ऐसा है कि आपने देखा होगा जब टीवी लोग देखते हैं घर में बैठ कर के, तो वहाँ पर बैठते हैं उनका झगड़ा शुरू हो जाता है, जहाँ ये इकट्ठे बैठ कर के देख ही नहीं सकते। इवन हस्बैंड वाइफ भी इकट्ठे बैठ कर के टीवी नहीं देखेंगे। वाइफ को कुछ और देखना है, हस्बैंड को कुछ और देखना है, राइट। हस्बैंड में भी लाइक हॉलीवुड मूवीज़, लेडीज़ लाइक इंडियन टाइप बॉलीवुड मूवीज़ और द बॉलीवुड प्लेज, नाटक जो आते हैं, इतने ढेरों हैं चैनल, है ना। तो आज का मैं मुद्दा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ कि आज हमने जाना कि बैड प्लैनेट्स कौन से होते हैं। बैड प्लैनेट्स होते हैं जैसे मंगल हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया। सूर्य का भी जब बैड इफेक्ट, जब बहुत ज़्यादा शाइन होता है तो बहुत घमंडी हो जाता है, तो उस घमंड में ये बहुत नुकसान कर बैठता है अपना। लोगों, जब आपने देखा होगा कि सूर्य जब चमकता है दिन में 11, 12, 1 बजे तक गर्मियों में, जब ये इसकी पूरी धूप निकली होती है, जब आप धूप में खड़े होते हैं तो आपकी छाया आपके पैरों में पड़ रही होती है, तो वो असहनीय होती है। तो असहनीय तो धूप के मामले में होती है, पर इसका जो इफेक्ट होता है कुंडली में बहुत ख़राब होता है। ये अपने पास आए 5 डिग्री से कम जो ग्रह इसके पास आता है अदर देन बुध, उसके इफेक्ट को जलाकर राख कर देता है, उसको शाइन नहीं होने देता। तो सूर्य की गर्मी से बचने के लिए आम तौर पर लोग क्या करते हैं, छाता ले लेते हैं, छतरी निकालते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं, उसको निकाल करके गर्मियों में भी आप छाते को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि छाता है सिर्फ बारिश में या स्नो में यूज़ करना है, तो इसको गर्मी से बचने के लिए भी लगाया जा सकता है अपने ऊपर। तो जैसे छतरी काम करती है, इतनी तेज़ धूप में आप आराम से वॉक कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ वॉक कर सकते हैं जहाँ भी आपने आना जाना हो। इसी तरह कुंडली में भी सूर्य की गर्मी को, तपिश को कम करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, ठीक है। तो आप अपना मूड बनाइए। मैं ई ट्रांसफ़र ले लेता हूँ और $30 है मिनिमम चार्जेस टू एक्सप्लेन ऑल योर कुंडली। मुझे बस आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए और सिटी चाहिए। अगर टाइम पता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजी है कि मैं बिना टाइम के भी आपकी कुंडली बना लूँगा। सिर्फ आपकी डेट बर्थ ईयर जो है, डे और डेट वो सही होनी चाहिए, मंथ ईयर डेट, ठीक है। तो ई ट्रांसफ़र आप इस पर कर सकते हैं। आप मेरे को बता दें कि आपने $30 ई ट्रांसफ़र कर दिए, मुझे फ़ोन करिए, अपना फ़ोन पे आप टेक्स्ट कर दो कि मैंने पैसे भेज दिए हैं, ये मेरा बर्थ चार्ट है, या जिसका भी आप पता करना चाहते हैं मैं उसके सारे कम्बिनेशन आपको बता दूंगा। मिनिमम 30 मिनट की प्रेडिक्शंस मैं आपको दूंगा। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और अगर आपको रेमेडी चाहिए तो रेमेडी के अलग से चार्जेस हैं। $30 में आपको पता है कुछ नहीं मिलता। जैसे $30 में हम ग्रोसरी लेकर के आए, पकानी तो हमें घर में पड़ती है ना, उसकी तो बिजली लगती है, उसको तो टाइम लगता है, राइट। वो आधे घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, डिपेंड है हम खाना क्या चाहते हैं, राइट। तो हर चीज़ का अलग अलग हिसाब है। तो कुंडली प्रेडिक्शन जो है $30 with e-transfer over the phone. You don't have to see me. You can keep your identity hide. You don't need to tell me. just tell me अपने नेम का फर्स्ट लेटर आप मुझे बता देंगे, तब भी आपकी प्रेडिक्शन सेम ही आएंगी।
अगर पूरा नाम बता देंगे तब भी सेम आ जाएगी, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है मैं किसी को भी उसकी जानकारी उसके अलावा नहीं देता। जैसे किसी लेडीज़ ने किया, उन्होंने अपना पूछा या अपने हस्बैंड का पूछा, तो मैं हस्बैंड का उनको बता दूंगा क्योंकि वो चिंताजनक हैं उनके बारे में जानने के लिए, उनका भविष्य जानने के लिए और उसको फिक्स करना चाहते हैं। पर अगर हस्बैंड कॉल करे कि मेरी वाइफ ने पूछा था, जब तक वाइफ नहीं कहेगी मैं उनको नहीं बताने वाला, किसी को नहीं बताता मैं ऐसे। ठीक है, आपने देखा होगा अभी मैंने जो कुंडलियाँ आपको दिखाई बैड प्लैनेट कहाँ कहाँ पर बैठे होते हैं, तो मैंने आपको सिर्फ वो ग्रहों के बारे में बताया, मैंने ये नहीं बताया कि ये किसकी है ये किसकी। अगर आपने नाम नाम अगर पढ़ भी लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सा वाला नाम वाला बंदा है। ये सेम नेम के मिलते जुलते बंदे हैं, बस एक नाम मेरा था। ठीक है, ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, शब खैर, भगवान सबका भला करे। थैंक यू।